देखिए, एक तो मैं आशुतोष जी को कहना चाहूंगा कि एरोगेंस की बात ही नहीं थी। आपने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की गलती थी। अगर वो लोगों ने चालू किया तो उनकी जिम्मेवारी थी, बात सही है। ये जिम्मेवारी सबकी बनती है जो शासन में है, और इसमें कोई एरोगेंस का विषय नहीं था। जिसको पता नहीं, आप इतने पुराने पत्रकार रहे जो राजनीति में गए, राजनीति से एक चक्कर लगा के वापस पत्रकारिता के निकट बैठ गए हैं, तो आपको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा कि राज्य सरकारों की मांग थी, केंद्र सरकार ने छूट दी, और राज्य सरकार अगर नहीं बेचना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और ये आवश्यक है, और ये दायित्व बनता है राज्य सरकारों का कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। और आने वाले दिनों में एक तर्क लाया जा रहा है कि बहुत सारे संकट उत्पन्न होने जा रहे हैं, लेकिन ये सभी संकटें उस समय भी विमर्श में आया था। राज्य और केंद्र के मुख्यमंत्रियों ने, जब केंद्र की सरकार ने विमर्श किया था कि ये सब संकट आने वाले हैं, उसके बाद भी ये तय हुआ, इन संकटों के बाद भी हम 40 दिनों तक या 50 दिनों तक भारत की गतिविधि को रोक के रखेंगे और फेज वाइज इसको खोलेंगे। जब ये फेज वाइज खोलने का प्रक्रिया शुरू हुआ है तो इसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस भी साथ साथ आएंगे। अब जैसे आशुतोष जी ने कहा, इसको बढ़ाना चाहिए। कहीं हम लोग इस बात को महसूस करते हैं कि 40 दिन जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, वो घट करके आप समझ सकते हैं उसकी स्थिति क्या है। राज्यों को भी पैसा दिया जाना है, सेंट्रल जीएसटी का भी पैसा जाना है, राज्यों को भी अपना टैक्स कलेक्शन, सिर्फ जीएसटी के पैसे से राज्य सरकारें नहीं चलती थी, उनका अपना भी कलेक्शन डाउन है। तो एक अप्रत्याशित सी स्थिति हर सेक्टर में पूरे भारतवर्ष में उत्पन्न हो गई है, और आने वाले दिनों में स्थिति बदतर होने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। अब हमें आरोप लगा देना बड़ा आसान था। पहले तो हम लोग ये चर्चा करते रहे कि जान बचानी आवश्यक है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा पहले जान बचाएंगे, इकोनॉमी तो हम लोग देख लेंगे। अब जो लोग शासन में हैं, कुर्सी पर हैं, उनको देखना है कि किस तरह से कोरोना की लड़ाई से हम बाहर भी निकले, जीते भी। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारे एक मित्र इसमें कह रहे थे कि पिछले 40 दिन में देश ने मोटे तौर से अपने आप को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर लिया है। चाहे वो टेस्टिंग किट्स का मामला हो, प्रोटेक्शन का हो, सोशल डिस्टेंसिंग का हो, हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड्स का हो, और जो प्रक्रिया करना है, और उसके बाद टेस्टिंग किट्स का जो टेस्टिंग सेंटर्स हैं, इसकी तैयारी मोटे तौर से पूरे भारतवर्ष में हो चुका है। हम इस लड़ाई को लड़ने की स्थिति है। एक छोटे छोटे बैटल्स थे जिसको हम लोग को युद्ध तो पूरा भी जीतना है, और आने वाले दिनों में हर चर्चा जहां हम बैठेंगे वहां सरकार के पक्ष के लोगों को कठिनाई होगी, क्योंकि उनको बहुत सारे सवालों का उत्तर देना होगा। अब अगर 40 दिन के लॉकडाउन के बाद चीजें खुल रही हैं, सर आज हम जिस दिन बात कर रहे हैं उस दिन आजादपुर मंडी से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, आप इस बात को जानते हैं। वहां से सब्जी किस किस घर में गई होगी, वो सैनिटाइज होके गई नहीं गई, वो लोग टेस्टिंग के दायरे में हैं कि नहीं है, उन लोगों को क्वारंटीन करके रखा जा सकेगा कि नहीं रखा जा सकेगा, सर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सुधीर जी, अब सुधीर जी सर, सुधीर जी दूसरी जगह चर्चा इस विषय से ले मैं रोहित हूं से, हमारे मित्रों ने भी रोहित जी, मैं सिर्फ एक विषय रखना चाहता हूं। एक तरफ हम लोगों ने इसी पैनल्स में, आपके पैनल्स पर आके कहा कि हमें लॉकडाउन की जरूरत है, और इसके बाद की परिस्थितियों में हमें इस दिशा में मूव करना है कि लॉकडाउन हमें खोलना है, क्योंकि देश में जो स्थिति उत्पन्न हो रही है अर्थव्यवस्था की, जिस प्रकार से लोगों के आमदनी कम हो रही है, जिस प्रकार से फैक्ट्रियों का सप्लाई चेन टूटा है, मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई चेन टूटा है, इससे कोरोना से भी बड़ी बीमारी फैल सकती है, वो भूखमरी का फैल सकता है। सरकारें इस बात से अवगत है, और अब हमें डिबेट इस बात को आगे लेके चलना होगा। अगर आप ये मन बना चुके हैं कि हमें लॉकडाउन की स्थिति में रहना है, तो अब कोई तैयार नहीं है। लोग जानते हैं कि पेट का भूख और किसी नहीं, मैं आपकी बात आशुतोष से, जिसको हमें लड़के निकलना है, आपकी बात इसलिए दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अब वो समय आ गया है कि हमें हर काम करते हुए, क्योंकि आप पूरे दुनिया में देखेंगे भारत ने और भारत के देश के लोगों करते ना, कोई रोक नहीं रहा है करने से। हम आपको शराब की दुकान खोलने से भी नहीं रोक रहे हैं। आपकी प्लानिंग ठीक, हमारा सवाल आशुतोष जी, शराब की दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से है। हमारा सवाल सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने से है। हमारा सवाल सब्जी वालों को कोरोना हो जाने से, जिससे घर घर तक बीमारी पहुंच जाएगी। वो सैनिटाइजेशन, वो क्वारंटाइजेशन, वो पूरी प्रक्रिया जहां सही है। लोग शराब की दुकानों पे धक्का मुक्की कर रहे हैं, उसमें पुलिस की व्यवस्था, वो किसकी जिम्मेदारी है आशुतोष? आप लोगों से कहेंगे कि पड़ोसी को खाना खिला दो, अगल बगल कोई गरीब रहता है उसको खाना खिला दो, कोई अपने घर जाना चाहता हो उसको पैसा दे दो, पीएम केयर्स फंड में पैसा दे दो, आम आदमी की सैलरी भी काट लेंगे, वो फिर भी करता रहेगा। लेकिन सरकार भी कुछ करेगी कि नहीं करेगी? आशुतोष नहीं, रोहित देखिए, जो बात अभी रूडी जी कर रहे थे और अजय आलोक जी कर रहे थे, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करने का न मेरा कभी मकसद होता है, न मैं किसी के बारे व्यक्तिगत टिप्पणी करता हूं। लेकिन सरकारों में एक एरोगेंस होता है, और उसको मैंने अंडरलाइन किया है।
दो चीजें समझनी चाहिए। पहली बात यह कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब लॉकडाउन करने का फैसला किया तो उसके पीछे एक तर्क था। तर्क यह था कि कोरोना वायरस का कोई तोड़ नहीं है और यह फैलता बहुत तेजी से, इसलिए इसको हम रोक सकते हैं और रोकने के लिए हमने लॉकडाउन किया था। क्या आज वो परिस्थितियां जो पहले थी जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था, क्या वो परिस्थितियां, क्या वो कंडीशंस खत्म हो गई हैं? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं खत्म, बल्कि पिछले 4 दिन के अगर आप आंकड़े देख लीजिए तो जो 25% जो इन्फेक्शन फैला है वो इन्फेक्शन पिछले 4 दिनों के अंदर फैला है। पहले 100, 200, 400 हो रहे थे, पिछले 4 दिनों का अगर आप आंकड़ा लें तो 2500, 2600, 2700 संक्रमण की स्थिति बढ़ रही। इसका मतलब संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। तो जब परिस्थितियां तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं, वैसी स्थिति में अगर आप इस तरीके की लापरवाही करेंगे तो मेरा कहना यह कि सरकारों को किसी भी तरीके की छूट देने के पहले क्या होमवर्क किया या होमवर्क नहीं किया, डिटेलिंग की या डिटेलिंग नहीं की, क्या इस बात का आकलन सरकार के स्तर पर, ब्यूरोक्रेसी के स्तर पर हुआ कि जब आप शराब की दुकान खोलेंगे तो वहां पागलों की तरीके से भीड़ इकट्ठा होगी और उस भीड़ को हम कैसे हैंडल करें, कैसे उसको टैकल करेंगे? अगर अभी राघव चड्ढा कह रहे थे कि पुलिस का काम है, मैं कहता हूं वहां का एसडीएम क्या कर रहा? अगर एक एसडीएम को अगर आप टाइट कर दीजिए तो मैं मान नहीं सकता हूं कि उस इलाके के अंदर शराब की दुकान, अगर कोई शराब वाला, बेचने वाला अगर नहीं मानता है, अगर उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए, उसके बाद आप देखिए वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। तो मैं सीधी सी बात कहता हूं कि भाई होमवर्क करो, उसके बाद आप खोलो ना। ठीक है, आपको इंश्योर करना है लोगों की जिंदगी। राघव चड्ढा, आप जो भी जस्टिफिकेशन दें कि केंद्र सरकार ने कहा, उन्होंने जो जो छूट दी हमने कर दी। डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री, वो कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन 3.0 में कुछ ज्यादा ही रिलैक्सेशन दे रही है। उनको यह लग रहा है कि आप लोग कहीं चीजें गड़बड़ा ना देंगे आगे। आप कह रहे हैं कि जो केंद्र ने काम तो वही कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम एक टीम है, एक टीम की तरह लड़ रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इतने वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पुराने राजनीति में हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो इस प्रकार की झूठी बात यदि आपके चैनल पे कहें तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, या उन्होंने कुछ अपना होमवर्क ही नहीं किया। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि कृपया कर राघव, उसके पहले अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जाना पड़ेगा एक बार वहां, क्या कह रहे हैं सुनना पड़ेगा। डेंगू के 16,000 केस हुए थे, 60 ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, और पिछले साल आप लोगों ने 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम किया था और डेंगू को हराया था। पिछले साल 1,500 केस हुए थे और एक भी मौत नहीं हुई थी दिल्ली के अंदर। गजब का काम करके दिखाया था आपने। अब हमें कोरोना को हराना है। जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं जीना ना, ऐसे लॉकडाउन कब तक चलेगा? कोरोना को हराएंगे तभी तो लॉकडाउन खत्म होगा। अभी दिल्ली के अंदर कुछ गतिविधियां शुरू हुई हैं, अब धीरे धीरे जब कोरोना को हराएंगे तो दिल्ली को और खोला जाएगा, फिर और खोला जाएगा, दिल्ली में और एक्टिविटीज शुरू की जाएगी। तो अगर दिल्ली के लोग डेंगू को हरा सकते हैं, पूरी दुनिया डेंगू के सामने झुक गई थी, आप लोगों ने हराया था, तो अब अपने को कोरोना को भी हराना है और मिलके हरा सकते हैं। बस 3 चीजों का ख्याल रखना है। हर हालत में मास्क पहन के रखना है। जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं मास्क पहन के जाओ, घर के बाहर जाओ मास्क जरूर पहनो, ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। कसम खा लो कि मास्क पहने बिना आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। दूसरी चीज, सोशल डिस्टेंसिंग। आपको दूसरे लोगों से कम 2 गज 3 गज की दूरी बना के रखनी है। किसी भी हालत में लोगों के करीब नहीं जाना। सोशल डिस्टेंसिंग पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहां जहां लोगों ने इनका ख्याल रखा वहां पे लोग बच गए। और तीसरी चीज, अपने हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं। हर आधे घंटे में हाथ धो लो, साबुन से हाथ धो लो, सैनिटाइज कर लो, सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लो। ये 3 चीजों का ख्याल रखना है। अगर इन 3 चीजों का हम ख्याल रखते हैं तो आप कोरोना से बच जाओगे। आपको कोरोना होगा कि नहीं होगा, ये 90% आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप इन 3 चीजों का ख्याल रखेंगे तो कोरोना आपको नहीं होगा, और हम दिल्ली के लोग मिलकर कोरोना को हरा सकते हैं। मुझे अपने दिल्ली के लोगों पे भरोसा है। कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से हमने भी छूट दी। जो जो केंद्र सरकार ने कहा भाई ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, उसके हिसाब से हमने दी। आज मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। कुछ दुकानों के सामने मैंने देखा कि इतनी भीड़ लग गई, लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे थे। कुछ दुकानों के सामने, अपने लोग बहुत अच्छे हैं, दिल्ली के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मानी, भगदड़ मच गई।
इससे किसका नुकसान हो रहा है? आपका ही नुकसान हो रहा है, आप ही बीमार पड़ोगे। आप सोच के देखो कि अगर आप उस भगदड़ में थे और उसमें 2-4 लोगों को मान लो कोरोना था, आपको भी हो जाएगा, क्या फायदा होगा? आपकी जिंदगी खतरे में, आपके परिवार के लोगों को हो जाएगा उसके बाद। तो क्यों इस तरह का रिस्क मोल लेते हो? क्यों इस तरह की गतिविधि करते हो? जहां जहां आज लोगों ने इस तरह की हरकत की, सही नहीं किया। कसम खा लो कि कल से हम इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, कल से हम इस तरह की भगदड़ नहीं करेंगे, कल से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो, कल से क्यों, अभी से हम सोशल डिस्टेंसिंग पूरी फॉलो करेंगे, कहीं भगदड़ नहीं करेंगे। ये कोई मैं अपने लिए तो थोड़ी कह रहा हूं, मैं अपने आपके लिए कह रहा हूं, आपकी सेहत के लिए कह रहा हूं, आपकी जिंदगी के लिए कह रहा हूं, आपके परिवार की खुशी के लिए कह रहा हूं, अपने दिल्ली के लोगों के सेहत के लिए कह रहा हूं। और ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, और कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है? लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के, ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे धीरे हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। अगर हम जिम्मेदार नागरिक बन के काम नहीं करेंगे तो फिर से और कड़ाई करनी पड़ेगी। और कब तक हम लॉकडाउन में रहेंगे? जिंदगी भर तो लॉकडाउन में नहीं रह सकते ना। 1.5 महीना तो हो गया लॉकडाउन में रहते रहते। अब तो अपने को खोलना चाहिए। तो अब तो जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, और जिम्मेदारी केवल इसलिए ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम नहीं चाहते कि और कड़े कदम उठाए जाएं, लेकिन अगर किसी एरिया के अंदर किसी दुकान पे अगर होता है, और दूसरी चीज, दुकान वालों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान है और आपकी दुकान के सामने ये नहीं हो रहा, आपकी दुकान बंद कर देंगे, आपकी दुकान सील कर देंगे। और अगर किसी क्षेत्र के अंदर कोई फॉलो नहीं हो रहा तो उस एरिया को सील कर देंगे। फिर हमें करना पड़ेगा। आप तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। अगर पालन नहीं हुआ, जैसी हालात आज देखे हैं वैसे हालात दिखे, तो हमें इलाके को सील करने पर मजबूर होना पड़ेगा। राघव चड्ढा, यही बात तो हम भी कह रहे हैं इतनी देर से कि सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, शराब के बिना दुकान कैसे चलेगी सरकार की? नहीं, देखिए, ये तो रोहित जी आप मेरे मुंह में शब्द डाल रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं कहा, और वही माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो लॉकडाउन है वो कोई अंतहीन नहीं चल सकता, ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। लॉकडाउन केवल उतने ही समय के लिए लागू किया जाता है कि अस्पताल और सरकारें अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लें, कि हालात अगर खराब भी होते हैं, कोरोना का प्रकोप और भारी होता है, तो हम लोग उस प्रकोप को सहने की शक्ति दिखाएं, इतनी व्यवस्था बनाएं। आज लॉकडाउन से निकलने के लिए हमें सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। केवल सरकार, प्रशासन, पुलिस नहीं, जनता को भी साथ आकर सोशल डिस्टेंसिंग के कानून का पालन करके। से और कितना सब्र चाहते हैं बताइए? वो जनता आपके कहने से 40 दिन घर बैठी रही, आपने कहा नहीं अभी 15 दिन और बैठो, जनता ने कहा ठीक है साहब हम बैठ जाते हैं। लेकिन उसकी आंख के सामने अगर ऐसे मजाक उड़ेगा सोशल डिस्टेंसिंग का, तो उनका सब्र भी तो जवाब देगा ना। देखिए, मजाक भी तो जनता ही, देखिए मजाक में भी जो लोग आप जिसको कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के अगर कानून का पालन नहीं हुआ, उसमें से भी हमारे उसका पालन कराना किसकी जिम्मेदारी है? जिन्होंने किया, मेरी है, रूडी जी की है, आशुतोष की है, आपकी है, अजय आलोक की है, किसकी है? नहीं, अगर आप कानूनी जवाब मांगे तो केंद्र सरकार की है। दिल्ली में तो केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस के बहुत बढ़िया सर, आप खोल दें और कहें जाओ दिल्ली पुलिस वालों तुम देखो, हमने तो खोल दिया। लेकिन नैतिकता, और फिर ये भी कहें कि हम सब साथ चल रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये कैसा साथ है सर? मेरी बात में रोकते जाएंगे, टोकते जाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मैं इतनी देर से शांतिपूर्वक सुन रहा हूं आपकी बातें, मुझे बोलने तो केजरीवाल जी को भी तो सुन रहे थे शांति से, जरा 20 वो भी तो आप ही की पार्टी के मुखिया हैं सर। नहीं, बिल्कुल है, हमारी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपके मुख्यमंत्री हैं, मेरे मुख्यमंत्री हैं। जरा मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए, मुझे 20 सेकंड दीजिए। ठीक, 30 सेकंड। जहां हम बड़ी स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि चाहे वो शराब की दुकान के बाहर भीड़ हो,
किताब खरीदने की दुकान के बाहर भीड़ हो। आपका चैनल सुबह से दिखा रहा है कि मानेसर के अंदर हजारों मजदूर अपने पंजीकरण कराने के लिए घरों से बाहर निकले, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। सूरत के अंदर प्रवासी जितने थे जो राघव जी 6 बजे मानेसर, सूरत, जहां जहां वो धज्जियां उड़ी उस पर भी डिबेट करेंगे, उस सवाल को भी उठाएंगे, लेकिन उसमें इसको मत दबाने की कोशिश कीजिए कि जो दिल्ली में हो रहा है उसमें आपकी भी जिम्मेदारी है। और स्वास्थ्य मंत्री का नाम लो तो आप कह देते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। क्या हुआ दिल्ली के अंदर जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ, वहां शराब की दुकान बंद करा दी। हमारी सरकार ने ही तो बंद कराई ना। आज ईस्ट दिल्ली के अंदर तमाम दुकानें बंद हो गई क्योंकि दुकान खुलने से आधा घंटा 1 घंटा पहले ही हजारों लोगों की लाइन लग गई। जब प्रशासन ने देखा कि लाइनें इतनी बड़ी हो गई है, भीड़ बेकाबू हो रही है, दुकान को बंद कर दिया। अब आप हमारी ये बात सुनिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग आपने और हमने मिलकर सुनिश्चित करनी है और समाज के हर व्यक्ति को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, जब हमने ऑड इवन कानून को लागू किया था दिल्ली में, यदि दिल्ली वाले ऑड इवन के कानून का पालन ना करते और उसकी धज्जियां उड़ाते तो दिल्ली सरकार या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अकेले ऑड इवन का पालन नहीं करा सकती थी। एप्पल ऑरेंजेस टू ऑरेंजेस तुलना का ये नियम होता है। मुझे लगता है आप भी उस बात को अच्छे से जानते हैं। हमको मिलकर सोशल सर डिस्टेंसिंग वो का बात पालन आपकी करना सारी है। ठीक और है। जो राजस्व की बात कर रहे हैं ये भी जान लीजिए रोहित जी कि हर महीने अप्रैल के महीने में हर साल दिल्ली सरकार की आमदनी 3500 करोड़ रुपए होती है। इस साल हमें 300 करोड़ रुपए भी आमदनी में नहीं आया। ठीक है, आज डॉक्टरों की इसलिए आपने कहा कि शराब की दुकान खोल देते हैं, चलो कुछ तो आएगा जेब में। ठीक सर, मान लिया आपकी मजबूरी, मान लिया आपकी मजबूरी रूडी जी। लेकिन अब मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं चलने से पहले, एक सवाल रूडी जी आपसे। सर कपड़े की दुकान की तुलना, असेंशियल कमोडिटी की तुलना अगर आप शराब से करते हैं तो सर आप धन्य, मेरा नमन है आपको। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता। आज राशन, मेरा नमन है सर आपको। अगर आप उसको असेंशियल कमोडिटी मानते हैं तो मेरा नमन है सर आपको। भीड़ लग जाए तो राशन की दुकान बंद कर दे। सर राशन और शराब में अंतर होता है, आप इस बात को जानते हैं, फिर भी आप तोलना चाहते हैं, तोल लीजिए, मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है। आपको अधिकार है सर, आप तोल सकते हैं, आप सरकार है, आप सरकार है। राशन की दुकान पे शराब भी बेच लीजिए सर, मैं नहीं रोक पाऊंगा आपको। लेकिन मेरा सवाल राजीव प्रताप रूडी जी ये है कि ऐसी परिस्थिति, सर आपकी सरकार तो टैक्स सेवी सरकार है, ऐप बना देती है तुरंत किसी किसी चीज के लिए। सर ऐप बनवा दीजिए ना, होम डिलीवरी करा दीजिए जिन लोगों को चाहिए, उनका एड्रेस लीजिए, उनके नाम पते लीजिए, उनसे पेमेंट लीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी नहीं उड़ेंगी। जिनको शराब पीनी उनको शराब भी मिल जाएगी। जो घर बैठे हैं लॉकडाउन में उनको यह भी नहीं लगेगा कि हमारी मेहनत पे कोई पानी फेर सकता है। रूडी जी ये सवाल आपसे था सर। हाँ रोहित जी, ये तो आपने, हाँ ये नहीं है आपने, मुझे लगता है कि आपका प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है। ये आज जो भी घटना हुई ये बिल्कुल स्वीकार्य है, इस पर कड़ाई से कार्रवाई करनी चाहिए थी और ये बड़ी चूक है। जो आप कह रहे हैं उस विषय पर मैं सहमत हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग उचित नहीं हुआ। खोलना नीतिगत फैसला है, सही है, नैतिक है, अनैतिक है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। बिकॉज कई सरकारें ने तो अपनी नैतिकता पर ही बंद कर रखा है, चाहे गुजरात हो, बिहार की सरकार हो, वहाँ कोई संकट नहीं है, शराब की दुकान पर कोई भीड़ नहीं है। जहाँ ये संकट उत्पन्न है वहाँ, और यही नहीं है, ये आपने बहुत बढ़िया चीज प्रकाश में लाया है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आस्ते आस्ते खुलेंगी उसमें इस प्रकार का संकट, शायद आपने इस बात की तरफ शासन का ध्यान आकृष्ट किया है कि इस तरह की संभावनाएं आने वाले दिनों में बहुत सारे क्षेत्र में होंगे। शायद सरकार को और व्यवस्था को इसके प्रति सचेत रहना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि आपके इस कार्यक्रम से एक बड़ा टेक अवे हमारे लिए ये है, जो खास करके शासन में है, कि जो भी चीज अगर अनिवार्यता से खुले तो उसमें एक प्रशासनिक व्यवस्था भी साथ साथ हो। शायद मुझे लगता है ये आपका सवाल बहुत ही उचित था। चलिए, कम से कम एक अच्छी बात यह है कि कार्यक्रम जो शुरू हुआ था थोड़ी सी खींचतान के साथ, वो इस बात पर खत्म हो रहा है कि सरकार को यह लगता है कि हाँ ये चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल बीच में आए लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि ये चिंता का विषय है और अगर बार बार ऐसा होगा तो सरकार को उन इलाकों को सील करना पड़ेगा, जो रियायतें दी जा रही हैं उनको वापस लेना पड़ेगा।